कुछ प्रकीर्ण मिसलेनियस उपबंध छूट गए थे, उनको थोड़ा सा कवर करने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, समय बहुत कम है। तो संविधान भाग 20 ये संशोधन से संबंधित है। ये संशोधन से संबंधित है। तो संशोधन की प्रक्रिया कहाँ दी गई है? भाग 20 में दी गई है। दूसरा, यह संशोधन संबंधित प्रक्रिया कहाँ से प्रेरित है, किस जगह से ली गई है या किसका स्रोत क्या है? तो आप कह सकते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के संविधान से संशोधन संबंधी विधि ली गई है, अर्थात उसका स्रोत साउथ अफ्रीका है। और इसके साथ में ध्यान रखिए एक चीज, दो चीजें। तीसरा, संविधान जो संशोधन है अनुच्छेद 368 में वर्णित है, यानी 368 भाग 20 में वर्णित है। और यह प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से ली गई है। और इसके बहुत ही ब्रीफ में देखते हुए चलते हैं कि अगर कोई संविधान में संशोधन करना जो है वो दो तरीके से दिखाई पड़ता है, एक फॉर्मल औपचारिक रूप से और एक इनफॉर्मल। तो जो इनफॉर्मल है वो कोर्ट के द्वारा है, न्यायिक निर्णयों के द्वारा, और जो फॉर्मल तरीका है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। तो 368 के अंतर्गत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। नंबर 1 कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके देखिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अनुच्छेद 368 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट संविधान को संशोधित कर सकती है। कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत के द्वारा कर सकती है। तीसरा, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रैटिफिकेशन बाय द हाफ स्टेट, यानी विशेष बहुमत एवं राज्यों के, मतलब कितने राज्य, टोटल राज्यों के आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो 3 संविधान जो अनुच्छेद 368 है वो संविधान को संशोधित करने के लिए जो प्रक्रिया उपबंधित करता है, कहता है जो भी उपबंध हैं, या तो कुछ जैसे उपबंध जो हैं जो केवल सिंपल मेजॉरिटी से किए जा सकेंगे, कुछ उपबंध ऐसे हैं जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से किए जा सकेंगे, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध हैं जिनमें राज्यों का हित जुड़ा हुआ है वो उपबंध स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ, इसीलिए देखिए राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक कर दिया है। यहाँ पर राज्यों का अनुसमर्थन विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन, इसके द्वारा आप जो है संविधान का संशोधन कर सकते हैं। तो 368 में वर्णित प्रक्रिया है। अब इस पर बिल्कुल विस्तार में ना जाकर बिल्कुल आप इसको पॉइंट टू पॉइंट देखते चलिए। यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में नंबर 1 कि एक प्रश्न उठेगा यहीं पर सबसे पहले कि संविधान में जो संशोधन करने की इनकी शक्ति है, जो प्रक्रियाएं दी गई है, इसके अंतर्गत ये क्या कर सकते हैं? क्योंकि अनुच्छेद 13 खंड 2 में कहा गया है कि स्टेट यानी राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा, ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों से किसी भी रूप में असंगत है या उसके प्रभाव को कम करने वाली है। तो प्रश्न यहाँ उठता है
कि अब इस संवैधानिक शक्ति के संशोधन जो है, इनकी शक्ति है, उसके अंतर्गत क्या ये विधि इस प्रकार की बनाने में सक्षम होंगे जो पार्ट 3 से टकराएगी। तो इस संबंध में महत्वपूर्ण वादों को सहायता से और कुछ प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में देख लेते हैं। तो प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि जब 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट में दे दी गई है, तो शक्ति शब्द का प्रयोग अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर। वास्तव में 368 में ये शब्द प्रक्रिया यानी संशोधन करने की प्रोसीजर प्लस पावर, ये दोनों पहले से ही 368 जब बना हुआ है वहाँ पर इम्प्लाइडली ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन इसका अर्थान्वयन देखिए न्यायालय के द्वारा। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट इन प्रक्रिया के द्वारा संविधान को संशोधित कर सकती है। सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद के मामले में यह प्रश्न उठा था कि अनुच्छेद 13 ये मना करता है, कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि देखिए विधि नहीं बनाएगा, तो विधि का मतलब है लॉ का मतलब क्या है, लॉ का मतलब है अनुच्छेद 13 में जाइएंगे तो आप उसमें खंड 3 है, उसमें विधि को परिभाषित किया है कि इसका तात्पर्य क्या है, विधि शब्द का अर्थ क्या है। तो बहुत आसान तरीका है, ओ बी आर एन यू ऑब्लिक सी। तो ओ से आपका है ऑर्डर, कोई आदेश। विधि के शब्द में क्या है कि कोई आदेश। ऑर्डिनेंस, ओ से ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। बी से बाईलॉस, कोई उपविधि। और आर से रूल, और फिर आर से रेगुलेशन, और एन से नोटिफिकेशन। यू और सी है यूजेस और कस्टम, यानी राज्य कोई ऐसी विधि, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, बाईलॉस, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, यूज एंड कस्टम, ये विधि के 13(3) के अंतर्गत विधि को परिभाषित किया। तो राज्य कोई ऐसी विधि, इस पर ध्यान रखिएगा, पिछले क्वेश्चन में तो अक्सर आता है मिलाने के लिए, किस ऑर्डर से दिए है या विधि शब्द में क्या शामिल है क्या शामिल नहीं है। तो अनुच्छेद 13 का जो खंड 2 है वो कह रहा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 से इनकंसिस्टेंट है या उसके प्रभाव को कम करने वाली है या मौलिक अधिकारों को छीनने वाली है। तो शंकरी प्रसाद के मामले में पहला प्रश्न यही आया था, जो उन्होंने पहला अमेंडमेंट किया था कि क्या पार्लियामेंट ने ऐसी कोई विधि बना सकता है, या दूसरे शब्दों में कि जो इन्होंने विधि बनाई है वो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है और 368 के अंतर्गत ये ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जो कि मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। शंकर प्रसाद के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया नहीं, कहा नहीं, 368 एक विशेष विधि है, प्रक्रिया है, जो कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि के शब्दों में नहीं आती है। तो स्पष्ट है, इसके बाद इन्होंने और संशोधन किए, जो कि आगे सज्जन सिंह के केस में फिर यह पुनः प्रश्न उठा जो कि शंकर प्रसाद के केस में था, और सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः शंकर प्रसाद के निर्णय को दोहराते हुए 368 को 13 की परिधि से बाहर कर दिया। किंतु ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये गोलकनाथ का केस यहाँ पर आता है। तीसरे बिंदु गोलकनाथ के महत्वपूर्ण वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के दोनों निर्णयों से असहमति व्यक्त करते हुए कहा, बल्कि इसको पलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संशोधन की जो विधि है वो 13 के अंतर्गत विधि शब्द में आती है, अतः संसद भी इस प्रकार की कोई विधि नहीं बना सकता है जो कि भाग 3 में दिए गए किसी अधिकार को, मौलिक अधिकार को छीनती या कम करने वाली हो। अतः पार्लियामेंट के समक्ष एक बड़ा संकट आ गया। इससे पहले एक चीज और याद रखिए, गोलकनाथ ने जब इसको
पहले के निर्णयों से असहमत व्यक्ति तो और एक सिद्धांत पूछा जाता है कि गोलकनाथ के केस में क्या है, प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग यानी भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत, भविष्यलक्षी विनिर्णय, भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत किस मामले में, किस केस में प्रतिपादित किया गया? तो आपका जवाब होता है क्या कि प्रॉस्पेक्टिव और रीलिंग या भविष्यलक्षी विनिर्णय का जो सिद्धांत है वो गोलकनाथ के महत्वपूर्ण वाद में प्रतिपादित किया गया। फिर गोलकनाथ के निर्णय से जो कठिनाई उत्पन्न हो गई, उसके लिए गोलकनाथ के निर्णय से जो कठिनाई उत्पन्न हो गई, नोट कर लिया था ये विधि की परिभाषा है 13 में। हाँ, गोलकनाथ के निर्णय से जो कठिनाई उत्पन्न हो गई, इसके लिए 24 संशोधन, संवैधानिक संशोधन करना पड़ा। याद रखिएगा, गोलकनाथ के निर्णय से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए पार्लियामेंट ने 24 अमेंडमेंट किया, जिसके द्वारा उन्होंने स्वयं 368 में संशोधित कर दिया और इसकी जो मार्जिनल हेडिंग थी उसमें परिवर्तन किया और एक खंड 3 जोड़ दिया। जबकि अगर देखा जाए तो वास्तव में उन्होंने कोई भी नवीन कार्य नहीं किया, सिवाय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इन्होंने आवश्यक की थी, इसके अलावा इन्होंने कोई नवीन कार्य नहीं किया था। किंतु इन्होंने यहाँ पर मार्जिनल हेडिंग में प्रोसीजर के साथ साथ पावर्स यानी शक्ति शब्द का उल्लेख कर दिया कि 368 प्रक्रिया तो है ये, किंतु इसके साथ संशोधित करने की शक्ति भी है। साथ में खंड 3 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अनुच्छेद 13 से पीड़ित होने की वजह से इन्होंने कह दिया कि इसमें अनुच्छेद 13 की कोई जो बात है, 13 में जो कोई बात है यानी 13 में जो विधि शब्द है कोई बात है, वो 368 द्वारा किए गए संशोधन को लागू होगी ही नहीं। यानी 368 को 13 की परिधि से बाहर करने के लिए इसको सुरक्षित कर दिया गया और यही कार्य 13 में खंड 4 जोड़कर कर दिया गया कि इसका भी प्रभाव साफ था कि 13 की कोई बात 368 में लागू नहीं होगी और 368 द्वारा किए गए संशोधन 13 के अंतर्गत विधि शब्द में नहीं आते। तो पूर्णतः अपने आप को सुरक्षित कर लिया, जिसका प्रभाव यह हुआ कि इसमें आप पार्लियामेंट अपने आप को सर्वोच्च समझने लगी और इसका परिणाम क्या हुआ कि संशोधन करने की शक्ति सोच ली उसके पास बहुत ज़्यादा है। अतः उसने इसी बीच 25th अमेंडमेंट, 26, 27 लगातार अमेंडमेंट किए। ये अमेंडमेंट केशवानंद भारती से पहले के हैं। 25th अमेंडमेंट, 26, 27 अमेंडमेंट लगातार किए, संशोधन किए, जिसमें से इसको बाद में कभी देख लीजिएगा। प्रीवी पर्स को इन्होंने हटा दिया था, केरला के तो मनी बिल से उनको शेड्यूल 9 में डाल दिया था। बहुत ऐसे कार्य किए जो भाग 3 से असंगत थे, किंतु ये सब के सब केशवानंद भारती में चैलेंज हो गए, जिसे केशवानंद भारती को फंडामेंटल राइट केस भी कहा जाता है। केशवानंद भारती को मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद भी कहा जाता है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वाद है भारतीय संवैधानिक इतिहास में। केशवानंद भारती के प्रमुख वाद में यह जो संविधान संशोधन थे चैलेंज हो गए और गोलकनाथ चैलेंज हो गए। तो सबसे पहला काम केशवानंद भारती केस में गोलकनाथ ओवर रूल्ड, गोलकनाथ के निर्णय को पलट दिया, पहला काम। और दूसरा काम क्या किया इसमें गोलकनाथ ओवर रूल्ड। दूसरा काम इन्होंने कहा कि आपकी जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो असीमित नहीं है, लेकिन हाँ जो ये कॉन्फ्लिक्ट था 13 और 368 के बीच, इसे दूर करते हुए कहा कि 368 में शक्ति भी है और प्रक्रिया भी दी गई, वो पहले से ही वर्णित है। अतः वह संविधान में किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति जो है असीमित नहीं है। और साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो याद रखना होगा आपको। आधारभूत ढांचा का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को
प्रतिपादित किया इस सिद्धांत को, यानी केशवानंद ने गोरखनाथ ओवर रूल्ड, संसद की शक्ति है और 13 से ये परे है, आप आराम से करिए संशोधन, किंतु असीमित नहीं है। और आप संविधान में कितना संशोधन करें लेकिन उसके मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं। यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी इन्होंने इससे परिचय कराया और साथ ही बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये स्पष्ट नहीं किया, बल्कि ये प्रत्येक मामले की या केस की तथ्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। तो ये जितनी भी चीज़ें थी सब चैलेंज हुई। और इसमें और कुछ प्रश्न जो याद रखिए थोड़े से, आप चूँकि एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बेंच बैठी थी वो 13 जजेस की बेंच थी। नंबर ऑफ जजेस की संख्या जो थी, न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। इसमें निर्णय जो है वो 7-6 से है, 7 के बहुमत से है, 7-6 के बहुमत से इसमें निर्णय दिया गया था। और इसमें चीज़ देख लीजिएगा, ये देखिए मैं इसमें बताता हूँ, ठीक है, शार्ट के लिए बहुत उसको विस्तार न करिए। तो 13 जजेस की पीठ थी, 7-6 से निर्णय आया था और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इन्होंने परिचित कराया था। तो 3 चीज़ें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हो गई कि केशवानंद भारती ने गोरखनाथ को ओवररूल कर दिया और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रस्तुत किया। 13 जजेस की बेंच थी, 7-6 से निर्णय हुआ था। तो इसको समराइज कर लीजिए। क्योंकि है केस बहुत ही विस्तृत है, इसको कायदे से पढ़ा जाना चाहिए। अब केशवानंद भारती द्वारा दिए गए निर्णय से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 13 में जो बनाई गई विधि है, जो विधि शब्द का प्रयोग है, उससे 368 बिल्कुल अलग हो गया है। उसमें इसके पास प्रक्रिया भी है और शक्ति भी है। बस अब सीमाएं क्या इस पर निर्बंधित होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर, अब ये कुछ भी करें लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये प्रत्येक केस की तथ्य स्थितियों पर निर्भर करेगा। अतः धीरे धीरे जो भी संवैधानिक संशोधन होते रहे, मामले आते रहे, उनमें कुछ संकल्पनाओं को, बेसिक स्ट्रक्चर का तात्पर्य है संविधान की ऐसे प्रावधान जो संविधान की मूलभूत स्वरूप हैं, आत्मा है, उनको नष्ट नहीं किया जाता है। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के मामले में रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया कि जो विधि का शासन है वो सर्वोपरि है और यह विधि का शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो ये नोट करते चलिए कि इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण में, या इससे उल्टा नोट करिए इसको कि विधि के शासन को आधारभूत ढांचा माना गया। किस केस में? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण के प्रमुखवाद में, जो कि 39 अमेंडमेंट को जिसमें असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। फिर दूसरा प्रश्न कि इसी के बाद 42nd अमेंडमेंट असल में पार्लियामेंट ने कर दिया था, जिसमें उन्होंने 368 में खंड 4 और 5 जोड़कर बहुत से या यही कहिए कि सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उन्होंने मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो चैलेंज किया गया था मिनर्वा मिल के मामले में, मिनर्वा मिल्स के मामले में ये चैलेंज हुआ था। 42nd अमेंडमेंट का ये पार्ट 368 के ये हिस्सा 4th और 5 क्लास को। तो मिनर्वा मिल के मामले में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 368 में क्लास 4 और क्लास 5 जोड़े थे, खंड जोड़े थे, और यह प्रावधान कर दिया था कि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति जो है अनिर्बंधित है और वह जो भी कुछ करेगी उसे किसी भी न्यायालय में उसके लिए चुनौती भी ना दी जा सकेगी। अर्थात वो जुडिशियल
रिव्यू को ही रोकना चाहते थे। इसलिए मिनर्वा मिल के मामले में यह निर्णय दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है, और अब आप इसे छीन नहीं सकते, इसे ले नहीं सकते हैं। अर्थात ये जो है खंड 4 और 5 असंवैधानिक हो गए। और ये जो आपका बेसिक प्रश्न है, कहानी इतनी सब देखने के बजाय कि जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन को आधारभूत ढांचा माना गया, किस केस में? मिनर्वा मिल के मामले में। और जबकि जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है ये अमेरिकन कंसेप्ट है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मार्शल ने देखिए एम सही है सब, मार्बरी वर्सेस मेडिसिन के मामले में प्रतिपादित किया था। यानी जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत है, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो सिद्धांत है, वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मार्बरी वर्सेस मेडिसिन के मामले में जस्टिस मार्शल ने प्रतिपादित किया था और कहा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे कि वह यह देख सकता है कि कोई भी अधिनियम जो है या कोई भी वस्तु सामने लाई गई है वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। और ये भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 में दिखाई पड़ती है, और साथ में आनुषांगिक रूप से अगर देखना चाहें तो आर्टिकल 32, 226 और स्टेट रिलेशन में अगर देखना चाहें तो आपको 245 में भी दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें आपको भटकने की संभावना रह सकती है, तो केवल ये हटा के इतना ही देखिए कि अगर ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब विस्तार में नहीं लिखते हैं, तो जुडिशियल रिव्यू प्रत्यक्ष रूप में कहाँ दिखाई पड़ता है? डायरेक्टली अभिव्यक्त रूप से अनुच्छेद 13 में मार्बरी वर्सेस मेडिसिन के मामले में जस्टिस मार्शल ने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपादित किया था, जिसे बाद में यहाँ मिनर्वा मिल ने यहाँ पर उसे बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया। इसके पश्चात बहुत से वाद आते रहे, बहुत से मुकदमे आते रहे, जिसके अंतर्गत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मान्यता मिलती रही। बहुत से ऐसे कंसेप्ट थे, जैसे कि आप कह सकते हैं एसआर बम्बई के मामले में पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म को, असल में केस 356 पर है, इमरजेंसी पर, लेकिन आप जो यहाँ पर डॉक्ट्रिन आई है इसको देखिए कि पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया। किस केस में पंथ निरपेक्षता को या सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया? एसआर बम्बई के प्रमुखवाद में पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया। तो ये आप बता सकते हैं। तो संवैधानिक जो संशोधन और इसके साथ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में जो प्रिंसिपल है और मौलिक अधिकारों के साथ जिसका कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर बहुत से वैसे विस्तार में देखा जा सकता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होता है इसको पढ़ना। और प्रमुख कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस उनको देख लीजिए कि कौन से ये तो अलग ही हो गया, चैप्टर से अलग आते हैं थोड़ा, कि प्रमुख संवैधानिक संशोधन जिनको आपको पढ़ते समय याद रखना चाहिए। प्रमुख संवैधानिक संशोधन याद रख लीजिए कुछ, जैसे 52 है इसे याद रखिए, 61 याद रखिए, 73, 86, अभी जो 101 अमेंडमेंट हुआ है इसे याद रखिए। तो प्रमुख संवैधानिक संशोधन है। लेकिन 52 जो है दल बदल के आधार पर, दल बदल के एंटी डिफेक्शन, दल बदल के आधार पर जो निरर्हता या डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रावधान करता था। तो 52 अमेंडमेंट 1985 में किया गया और इसका प्रभाव क्या हुआ कि अनुसूची 10 जोड़ दी गई। तो आपको क्या बोलना है कि 52वां संशोधन कब हुआ? एक फिर इसने किया क्या? दल बदल के आधार पर निरर्हता बताई। फिर ये कहाँ दिखाई पड़ती है? ये अनुसूची है, अनुसूची 10 में जोड़कर, पहले नहीं थी इसे नवीन अनुसूची जोड़कर 10 में
दल बदल के निर्भरता के आधार पर है। क्यों आप देखेंगे यार, जो पार्लियामेंट वाला हिस्सा है वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत अगर कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसके लिए जो विनिश्चय होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन का, वो राष्ट्रपति का होगा और वो अंतिम होगा, किंतु उससे पूर्व से निर्वाचन आयोग से मशवरा लेना होगा। तो ये तो वाली डिस्क्वालिफिकेशन जो 102 में गिनाई गई, वो 102 में बताई गई, इसके लिए 103 में ये प्रावधान है। ये 102 में बताई गई डिस्क्वालिफिकेशन जो है, अगर उससे कोई आदमी ग्रसित हो जाएगा, निरहित हो जाएगा, तो 103 में राष्ट्रपति का जो विनिश्चय है वो बाध्यकारी और अंतिम होगा, किंतु दल बदल के आधार पर वहां पर उल्लेख नहीं था, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे दल बदल के आधार पर निर्भरता होगी, उसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे या राज्यसभा के सभापति। तो ये आप यहाँ देखेंगे, इसका खंड 6 में चले, 10वीं अनुसूची देखेंगे, उसमें क्लास 6 खंड 6 में देखेंगे तो वहाँ आपको ये प्रावधान मिल जाएगा। तो 52वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, दल बदल के आधार पर निर्भरता कर दी, और जो कि अनुसूची 10 में वर्णित है, क्योंकि अन्य आधारों पर तो निर्भरता तो 102 में वर्णित थी, दल बदल के आधार पर नहीं थी, उसको अलग से शामिल किया गया, और अन्य आधारों पर जो निर्भरता है उसके लिए राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, विनिश्चय फाइनल होगा। यानी दल बदल 102 के आधार पर जो भी विनिश्चय होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा। 61 अमेंडमेंट, अब इसके लिए आप 326 आर्टिकल को भी देख सकते हैं। इसमें मत देने की जो आई थी, वोटिंग जो आई थी, पहले 21 थी, उसको घटाकर 18 कर दी गई। ये पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा आयु को घटाकर 18 कर दी गई, मत देने की आयु को, 326 में आर्टिकल में। 73 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया, और जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई, पंचायती राज व्यवस्था को। और 243 से ओ तक के इसके प्रावधान भी हैं, देख सकते हैं चाहे तो। 73 पंचायती राज से संबंधित और 11वीं अनुसूची जोड़ दी। 86 अमेंडमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसने जो आर्टिकल 21 था उसमें एक ए जोड़कर शिक्षा के जो अधिकार है उसको शामिल कर लिया है मौलिक अधिकार के रूप में। तो 86 अमेंडमेंट 2002 का है। तो इसने मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को रखा, जो कि 2 केस से पहले डिसाइड हुए थे। उनका एक परिणाम था उन्नी कृष्णन का और वो मोहिनी जैन का केस डिसाइड हुआ था। उन 2 केसों पर बाद में ये शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में आर्टिकल 21 में एक नया आर्टिकल ए रखे 21A के रूप में शामिल किया गया। और 101 जो है अभी आप देखेंगे कि जो 246 है उसमें ये जोड़ दिया है का ए, जिससे गुड्स और सर्विसेज टैक्सेस के लिए जोड़ा गया है। इसको चाहे तो देखें, चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं, बट ये महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, ये महत्वपूर्ण है, ये इसको आप देख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। और एक बार अपने आप से कुछ नए अमेंडमेंट देख लीजिए तो आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। और जो ये मैंने यहाँ आर्टिकल 13 यूज़ किया था, तो 13 में एक डॉक्ट्रिन देख लीजिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, ग्रहण का सिद्धांत, जो क्लास 1 में आपको दिखाई पड़ेगा इसके खंड 1 में। इस पर एक केस देख लीजिएगा, भीखा जी वर्सेस स्टेट ऑफ MP, ये इस पर प्रमुख वाद है ग्रहण के सिद्धांत पर। तो ये 13 में है। और उसके 2 में अगर देखना चाहें तो पृथक्करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी है। और 3 में विधि की परिभाषा है, और 4 में 24वें अमेंडमेंट से जोड़ा गया वो खंड है। तो ये देखा जा सकता है, इसको संक्षेप में।
अंत में कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, उनको देख लीजिए बहुत ही संक्षेप में, कि अगर ये अलग अलग आर्टिकल्स के हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि जो धन विधेयक है, मनी बिल, ये कहाँ परिभाषित है, इसे देखिए आर्टिकल 110 में परिभाषित है, 110 में परिभाषित किया गया है, और इसकी जो प्रक्रिया है वो इससे ऊपर 109 में दी गई है। तो इसे नोट करते हुए चलिए कि जो 109 में इसकी विशेष प्रक्रिया का वर्णन है और 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया है। दूसरा देखिए कि ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है, आर्टिकल है, आर्टिकल अनुच्छेद लिखते रहिए ऊपर। ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त अधिवेशन। तो ज्वाइंट सिटिंग जो है, सबसे पहले ये 3 कंडीशंस हैं जहाँ 108 में बुलाई जा सकती है। इसको थोड़ा बहुत ही संक्षिप्त देखिए। जहाँ की एक सदन ने कोई विधेयक पास करके दूसरे सदन में भेज दिया है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया है। वहाँ पर क्या हो गया है, गतिरोध उत्पन्न हो गया है, यानी इसे या तो सदन ने इसे रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार कर दिया है, या कोई ऐसा संशोधन प्रस्तावित किया जिससे दोनों लोग असहमत हो गए, या इसको रोके हुए बैठे हुए हैं, या इसे उस पर अपने पास रोक कर बैठ गई हो, मतलब दूसरे सदन ने इसे रोक लिया, तब ये गतिरोध उत्पन्न हो गया है। तो इसे दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, हु कॉल, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। इसे कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। दोनों चीज़ अलग अलग हैं। इसे बुलाने के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति इस गतिरोध को दूर करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग को आह्वान करते हैं कि आइए बैठिए, ज्वाइंट सिटिंग करते हैं, संयुक्त अधिवेशन करते हैं। लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते हैं। और ये जो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते हैं, ये आप देखेंगे 118 के सब क्लास खंड 4 में ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष, बुलाता कौन है, काल कौन करता है, प्रेसिडेंट। 2 चीज़ें याद होनी चाहिए। संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है, 3 कंडीशन, और कहाँ है, 108 में है। कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति महोदय। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष महोदय। लेकिन कहाँ लिखा हुआ है, 118 के खंड 4 में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। और एक जीएस का क्वेश्चन है केवल ये ज्वाइंट सिटिंग, और हाँ 2 चीज़ और देख लीजिए, ये मनी बिल के मैटर में और 368 यानी संवैधानिक संशोधन में इसे बुलाया नहीं जा सकता, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। हाँ देखिए, नोट कर लीजिए वहाँ पर, मतलब धन विधेयक के संबंध में मनी बिल, और जो संविधान संशोधन संबंधित मैटर्स हैं उनमें इसको बुलाया नहीं जा सकता है। तो 2 चीज़ें हैं इनमें कब बुलाया नहीं जा सकता है, धन विधेयक के मामले में नहीं बुलाया जा सकता है, और संविधान संशोधन के संबंधित मामलों में नहीं बुलाया जा सकता है। फिर अब तक ये 3 ही बार बुलाया गया है। एक बार दहेज प्रोविजन जो एक्ट है उसके संबंध में बुलाया गया था, डाउरी प्रोविजन में। एक बार बुलाया गया था बैंकिंग सर्विसेज संबंध में, एक एक्ट पास हुआ था 1978 में। और एक आतंकवाद निरोधक यानी कोटा के संबंध में बुलाया गया। केवल 3 ही बार काल किया गया उसे ज्वाइंट सिटिंग। तो ये आपका 108 में आप देख लीजिएगा। उसके बाद बता देता हूँ, देख नोट कर लीजिए। और 112 को देख लिया करिए, आर्टिकल को पूछते बजट कहाँ पे परिभाषित है, बजट तो 112 में है।
आपको सीधे सीधे दिख जाएगा। और उसी तरीके से इसके जो प्रोविजंस हैं, जैसे कि 105 पे नजर मान लीजिए, ये क्या है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, इनको जरूर पढ़ के जाना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकार किस आर्टिकल अनुच्छेद में है, 105 में है। उसी तरह से 75 का सब क्लास 3 जो देखिए, नोट करिए कि इसका मतलब हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ पर है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी 75 के सब क्लास 3 में है। उसी तरह से 72 को देखिए, 1 to 3 को देखिए। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान करने की पार्डनिंग पावर है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, ये याद रखना चाहिए। 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। और उसमें याद रखिएगा, जब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया उसके बाद जब सिटिंग होगी तो उसके जो 6 वीक है, यहाँ सप्ताह, जो उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, ऑर्डिनेंस तभी पास किया जाएगा जबकि सदन किसी कारणवश कार्य नहीं कर रहा, नहीं उपस्थित है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा एक नियम जो पारित किया गया, इसे आप अध्यादेश के रूप में कह सकते हैं, अध्यादेश है, ये प्रभावी तो रहेगा, लेकिन जब सिटिंग होगी फर्स्ट, उसके बाद से ये कब तक और चलेगा, बस 6 सप्ताह तक और चलेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, और इसे पारित आगे ना बढ़ाया गया। तो उसको पूरा प्रावधान पढ़ लीजिए, या तो ब्रीफ में खाली तैयार रखिए कि 72 में क्षमादान की शक्ति है, 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, और यही इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 213 कर दीजिए, तो ये राज्यपाल की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो जाएगी, केवल सब्स्टिट्यूट करते ही। 123 लिखा था तो 213 कर दीजिए, तो ये राज्यपाल हो जाएंगे, यानी गवर्नर हो जाएंगे। 73 में पार्डनिंग पावर थी, यहीं पर 161 कर दीजिए क्षमादान, तो ये राज्यपाल के द्वारा या गवर्नर कहिए, गवर्नर के द्वारा क्षमादान की शक्ति हो जाएगी आर्टिकल 161 में। और इस पर क्षमादान पर केस बड़ा इम्पॉर्टेंट है, केहर सिंह का केस क्षमादान की शक्ति पर इम्पॉर्टेंट केस। तो मुख्य जो तैयारी करते हैं कंपटीशन की, कुछ खास अनुच्छेद जो होते हैं वो मिसलेनियस, उनको देखा ही जाना चाहिए, समय कम है, आप इतना ही देखिए, और जो भी इसमें मिस हो रहा है या मैच कर लीजिएगा तो सही कर लीजिएगा।